नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे असामयिक पतझड़ की। बगीचे में असामयिक पतझड़ किन किन कारणों से होता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए और किस समय पर किए जाने चाहिए ताकि हमारे बगीचे में असामयिक पतझड़ ना हो। और भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी। आज के हमारे बागवानी एक्सपर्ट है युवाओं के चहीते बागवान श्रीमान डिम्पल पांचटा जी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही सीरियस है। वो हमारी बागवानी की बातों में वर्तमान समय की स्थितियों के पे बात करना, जिसमें हमारा अल्टरनेरिया, मार्सोनीना, प्रीमेच्योर लीफ फॉल, एंथ्राकनोज, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। पिछले लगभग 7 से 10 दिनों के बीच का मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। मुझे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फोन कॉल्स आए वो कोटखाई क्षेत्र से आए और फोटोग्राफ्स आए, जिसमें ऑर्चर्ड में लगभग 50% से लेकर 80% तक लीफ फॉल हो चुका था। उसके बाद जो दूसरे मैसेजेस आए वो हमारे नंदपुर छाजपुर बेल्ट से आए। उसके बाद कुछ हमारे रामपुर के क्षेत्र वहां से आए। तो कुल मिला के मड़ाव के क्षेत्र, जो हमारा मड़ाव है, वहां से बहुत सारे। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसी समस्या बगीचों में क्यों आई, क्या कारण रहे। आज मैं बड़े सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बताऊंगा और शायद बहुत ही यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। मगर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे बागवान साथी जिनको शायद हम पसंद ना हो, वो कृपया करके सबसे पहले छोड़ के चले जाए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं विंटर्स में। सर्दी में हमने कुछ चीजें बताई थी आप बागवान साथियों के लिए कि पतझड़, लीफ फॉल और माइट के लिए अगर आप सर्दी की मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो सीजन टाइम में आप फंगस को अपने बगीचों में आने से नहीं रोक सकते। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हैं वो बात पता होगी। तो जब हमने सर्दी मैनेजमेंट की बात की थी, उसमें हमने सबसे सस्ता इलाज आपको बताया था कि सबसे पहले आप अपने बगीचों के जो पत्तियां हैं या छिटियां हैं उसको इकट्ठा करके डिकम्पोस्ट करें किसी भी तरीके से। दूसरा, यूरिया की स्प्रे 7% से ऊपर जाके आप फ्लोर मैनेजमेंट में स्प्रे करें। मगर बहुत सारे ऐसे लोग थे, बागवान थे, जिन्होंने इसको किया, मगर वो नंबर्स में बहुत कम थे। जिन लोगों ने वो प्रैक्टिस की होगी उनके आज लीफ फॉल ना के बराबर होगा या बहुत ही कम होगा। कि जो एक दिन में फोन कॉल्स की तादाद है वो लगभग 200 तक है आजकल। इतने परेशान हो चुका है बागवान। और दूसरा, सर्दी की मैनेजमेंट थी वो आपके लिए बहुत जरूरी थी, जो आपने और हमने नहीं करी, बहुत सारे लोगों ने। अब मैं ये सबसे पहले इस साल की समस्या के बारे में बाद में बात करूंगा। पहले अगली साल के लिए मैं आपसे बात करूंगा कि इस साल जिनके लीफ फॉल हुआ है या लेट होगा, जो पत्तियां होगी उसको डिकम्पोस्ट करें आप अपने बगीचों में और यूरिया से सैनिटाइजेशन की ओर जाए, क्योंकि हाईली नाइट्रोजन किल करता है हर तरह की फंगस को लगभग। तो अब पैनिक आता है इस साल की बीमारी को लेके। तो सबसे पहले मैं यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी की साइंटिस्टों का धन्यवाद करता हूं।
अलग अलग लोगों के प्रेशर सरकार का इनिशिएट करना, भले ही सरकार लेट जागी या बागवानी मंत्रालय लेट जागा, मगर जागा तो सबसे पहले हम सरकार की कारगुजारी के बारे में बात करेंगे। इस वक्त हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो मॉलिक्यूल अवेलेबल होने चाहिए थे बीमारी के लिए, वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, एक चीज। दूसरा, सरकार का डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर का ये दायित्व था कि जब ऐसी रेनी सीजन था तो एडवाइजरी जारी करते। आज बहुत सारे डॉक्टर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऐसे भी है जो सिर्फ अपना बहुत सारा समय अपनी प्रमोशन और सोशल मीडिया पे बिता देते हैं, मगर वो लोगों को अपने एंड से अवेयर करना जरूरी नहीं समझते पहले से। अब दूसरी बात आती है नॉन यूनिवर्सिटी की जो एक टीम बनी। कुछ दिनों पहले मेरी डायरेक्टर रिसर्च संजीव चौहान जी से बात हुई, एडीआर मशोबरा जो हमारे दिनेश ठाकुर जी से बात हुई, और हमारी कृषि विज्ञान केंद्र रोहडू की प्रमुख डॉक्टर उषा शर्मा जी से भी बात हुई। और आज बहुत खुशी की बात है कि यूनिवर्सिटी ने अलग अलग क्षेत्रों में जाके विजिट किया और टीम बनाई। मगर मैं देख रहा था जब ये चीजें चल रही थी तो बहुत सारे फार्मर गुस्सा थे उस चीज को लेके। मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, क्या आप लोग सिर्फ हमारे साइंटिस्टों पर गुस्सा करने के लिए बने किसान? आपके केबी के हर डिस्ट्रिक्ट में कभी आप लोगों ने ये कोशिश की कि सरकार के पास जाके वहां पर जो रिक्त पद है साइंटिस्टों के उसको भरा जाए, या यूनिवर्सिटी के अंदर नए डॉक्टर की नियुक्तियां की जाए? आज हमारे केवी के रोडू के अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट शिमला है और 3 से 4 साइंटिस्ट हमारे पास है। वो ऑफिस का काम करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, नेतागिरों के नेताओं के पीछे दौड़ेंगे, या किसानों के खेतों में जाएंगे और कब कब जाएंगे। पूरी नियुक्तियां नहीं है हमारे साइंटिस्टों की। एक तो ऐसी टीम होनी चाहिए थी केवीके के अंदर एटलीस्ट, कि जो रेगुलरली अलग अलग क्षेत्रों में जाके डिस्ट्रिक्ट के जहां सेब बहुल है, कोई स्टोन फ्रूट का है या दूसरी, वहां पर जाके रेगुलर मॉनिटरिंग करे, क्योंकि मॉनसून के समय में ये परिस्थितियां बनती है आपके यहां। मगर इसके बावजूद भी कमियां तो हर सरकारों में रह रही है, इस बार थोड़ी ज्यादा है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आज हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है इस वक्त अवेलेबल। जैसा कि सबसे पहले आपको जो अगर गाइडलाइंस देखनी है तो नॉन यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है फंगिसाइड का जो स्प्रे शेड्यूल है, कृपया करके उसको आप एक बार पढ़ ले। मैंने भी शेयर किया है, आपको सोशल मीडिया पे हर जगह मिलेगा। क्योंकि जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनका अपनी एंड की जानकारी होती है और बहुत बेहतरीन होती है और साइंटिफिकली होती है। अब बात आती है आप और हमारे बीच ऐसे लोग जिनके समस्या आ गई है। अब हम सबसे पहले ढूंढते हैं, बीमारियों की तह तक जाते हैं। एक तो हमारी सर्दी की मैनेजमेंट में बहुत कमी रही है। दूसरी कमी जो हमें रही है कि जो हम दवाइयां लेते हैं क्या वो जेन्युइन है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर का यहां पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए थी। पिछले कल मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की एक स्टेटमेंट पढ़ी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें उन्होंने जांच के आदेश दिए कि बीमारी क्या है। तो सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार के मंत्रिमंडल एमएलए उनको बताना चाहूंगा, ये बीमारियां आप जैसे नेताओं की वजह से हमारी इंडस्ट्री में फैली। अब आप लोग हैरान होने ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, विदेशों से जो आने वाले इलीगल इंपोर्ट होता है प्लांटिंग मटेरियल का, उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती है जो हमारी इंडस्ट्री में स्प्रेड हो रही है। रेगुलरली सरकार के पास, मंत्रियों के पास ये खबर जाती है, मगर हमारे सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है, अधिकारी लेवल पे, सरकार लेवल पे इतना करप्शन है कि पैसों के खातिर उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को तबाह और बर्बाद करने का सोच लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है सरकार से कि मुख्यमंत्री जी पूछते बीमारी कहां से आई। सबसे पहले तो ये बीमारी आई आप लोगों की कारगुजारी से। दूसरी बात, क्या डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर सरकार के साथ मिलके
सर्दी की मैनेजमेंट में क्या आप लोग सर्दियों में तैयारियां कराते हैं किसानों से कि कैसे वो अपनी बगीचा ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का कार्य करेगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे सोशल कॉज से लोग काम कर रहे हैं जो लोगों को अवेयर करवा रहे हैं। अब दूसरी बात आती है हमारे एंड से, क्या हमें एक और चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है मेरा सॉइल वाटर पीएच को लेके, जिसको मैं रेगुलरली उठाता रहता हूं। क्या कभी आपने सरकार के एंड से या डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी के एंड से ये चीजें सुनी कि वाटर पीएच का रोल रहता है? सिर्फ दवाइयां बेचने से थोड़ी नहीं होता है। मार्केट में 80% से ऊपर ऐसी दवाइयां हैं जो अनरजिस्टर्ड अनऑथोराइज्ड बिकती है, उसकी कोई जांच नहीं है। टैक्स दिया जाता है, बिल दिया जाता है, मगर आज किसान करेगा भी तो क्या करेगा? कहां से लेगा दवाइयां? ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, लीगल है, इलीगल है, क्या किसान को कैसे पता लगेगा? मुझे यह लगता है कि अगर सच में इतने संजीदा है, आज डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के लगभग 10 से 15 या उससे भी ज्यादा लोगों को तो नौकरी से बर्खास्त होना पड़ेगा अगर ये स्थितियां रही। किसका काम है सैंपलिंग, केमिकल की सैंपलिंग करना? किसका काम है मॉनिटरिंग करना कि शॉप के अंदर कौन सी चीजें गलत तरीके से बिक रही है? पंजाब जैसी स्टेट में हम देखते हैं नीट एंड क्लीन काम होता है, आप वहां पर जो ऑथोराइज चीज है उसको बेच ही नहीं सकते। हमें यह भी समझना पड़ेगा, हमें पीछे नहीं हटना पड़ेगा इन चीजों से। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर साइंटिस्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं हम लोगों के लिए, मगर वो नंबर्स में बहुत कम है, ज्यादातर कमरों में बैठने वाले। और दूसरा, रोडू जैसी जगह की अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 एचडीओ की पोस्ट्स है। आज अगर आप रोडू क्षेत्र का जो पूरा इलाका है तो हमें ढूंढ के पूरे क्षेत्रों में 2 से 3 एचडीओ मिलते हैं। ये किसकी नलायकी और कारगुजारी है? सरकार की, जिनको नियुक्तियां करवानी चाहिए थी। आज हमारे एचडीओज ऐसे एचडीओज है जो सच में काम कर रहे हैं, जो फील्ड पे जाके लोगों को जागरूक करते, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा वो मुझसे बेहतर आप लोग भी समझ सकते हैं। आज मुझे सच में फील हो रहा है कि हमारे स्टेट के अंदर और खासतौर से सेब क्षेत्र में नेतृत्व की कमी खल रही है। कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं है जो हॉर्टिकल्चर के लिए काम कर रहा हो। दूसरी बात, हम आज तह तक जा रहे हैं बीमारियों की। दूसरी बात कि जब हमने स्प्रे करी, क्या हमें यह पता था कि दवाई की रिकमेंडेड डोज क्या है? 200 लीटर पानी कहां आता है? बिल्कुल नहीं। कितने लोगों को ऐसा पता है? कितने लोग नाप के स्प्रे करते हैं? या तो हम ओवरडोजिंग करेंगे जिससे रेजिस्टेंस बिल्ड होगी, या हम दवाइयों का डोज कम कर देंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज आती है, और वो आता है केमिकल को रिपीट ना करना, या अलग अलग फैमिली के मॉलिक्यूल को बदल बदल के डालना। कितने ऐसे लोग हैं जो ये चीजें कर पाते हैं? जितना जरूरी आपको यह पता होना चाहिए कि 200 लीटर पानी कहां आता है ड्रम में, उतना ही जरूरी दवाई की डोज है, और उतनी ही जरूरी अन्य चीजें, केमिकल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी। बहुत सारे ऐसे लोग या फार्मर थे हमारे भी जो सोशल मीडिया पे आके हमें बोलते थे इतनी स्प्रे हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आपको यह मिलेगा कि आज आपका लीफ फॉल हो चुका है और आपके पास कोई चारा नहीं है। आज हम यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते आप कोसने के अलावा। अब बात आती है कि इस वक्त हमारे पास क्या क्या, एक और रीजन मुझे मिला है बीमारी फैलने का, कि बहुत सारे ऐसे ऑर्चर्ड है जिनके सेब कम है। आती है कि हमारे पास अब क्या क्या ऑप्शन है, और जो ये लोग थे जिनके एप्पल कम थे उन्होंने स्प्रेज ही करना बंद कर दिया।
स्प्रे ही करना बंद कर दिया, ये भी एक रीजन है। जब आप स्प्रे नहीं करेंगे तो बीमारियां फैलेगी, ये तो हवा में फैलती है। अब बात आती है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक, अगर आप लोग के बगीचे में लगभग 50% से ऊपर बीमारी आ चुकी है, नहीं, इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक गलती और हुई है हमारे से, वो हुई है बीमारी को समझने में और जानने में गलती। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये पता नहीं लगा कि अल्टरनेरिया है, वो लोग मार्सोनीना का ट्रीटमेंट करते रहे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके मार्सोनीना था और वो अल्टरनेरिया का ट्रीटमेंट करने। बहुत सारे ऐसे हमारे में ऐसे लोग थे जिनको प्रीमेच्योर लीफ एंथ्राक्नोज के बारे में पता ही नहीं लगा। थोड़ा बहुत रीजन ये हो सकता है कि मौसम ऐसा है कि आप टाइमली स्प्रे नहीं, तभी हम बोलते हैं कि 12 से 15 दिन का, शुरू में जब आपके ड्रॉटी कंडीशन होती है, बारिश नहीं होती है, स्पोर्स नहीं उठते हैं फंगस के, तो आप 20 दिन तक का गैप दे सकते हैं फंगस साइड में। मगर जैसे ही मानसून आता है, ज्यादातर बीमारियां आपके बगीचों से आई है। वो उसके जो एनोक्लम था, जो स्पोर्स थे, वो आपके आसपास थे, घास में, मिट्टी में, झाड़ियों में, कहीं भी थे। वहां से उठ के वो आपके पत्तों के ऊपर आए या दूसरे के बगीचे से आपके बगीचे में आए। तभी मैं बोलता हूं कि जागरूक होना पड़ेगा, सब लोगों को सॉइल सैनिटाइजेशन की ओर जाना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें कंट्रोल होगी। अब ये भी एक बड़ा रीजन है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों के बहुत बीमारी आ चुकी है, वो लोग जिंक बेस्ड फंगेसाइड पर स्टेबल रहे और कांटेक्ट ही करते रहे। अगर आपको सीजन जल्दी है और मतलब आप लोग अगस्त या जुलाई में तोड़ना चाहते हैं, तो जो लीव्स बची है उसको थोड़ा आगे ले जाए। एडवाइजरी आप यूनिवर्सिटी की देख सकते हैं, उसमें जिंक बेस्ड फंगेसाइड जितनी भी आती है उसका बहुत अच्छा शेड्यूल बनाया उन लोगों ने। अब दूसरे फार्मर ऐसे हैं जिनके 5 से 10% तक इन्फेक्शन आ चुका है। जो ऐसे 5 से 10% लोग हैं, वो स्ट्रोबेलिन या दूसरे कॉन्टेक्ट और सिस्टमिक फंगेसाइड पे जा सकते हैं। अब अगर उनके 10, 15, 20% पत्ता झड़ भी जाता है या किसी पत्ते के अंदर स्पोर्स जा चुके हैं, वो थ्रो करेगी फंगेसाइड, तो अच्छी बात है, बीमारी एटलीस्ट बाहर आ जाएगी आपकी, और जो बाकी बचेंगे वो फ्रेश लीव्स बचेंगे आपके। जब भी नॉन यूनिवर्सिटी की आप साइंटिस्टों की जरूर एक एडवाइजरी देखें कि इस वक्त की जो परिस्थिति है उसमें आप कोई मिक्सिंग ना करें, फंगेसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड मिक्स ना करें या न्यूट्रिशन मिक्स ना करें, आपको अलग स्प्रे पे जाना पड़ेगा। और एक गलती जो हम और आप लोग करते हैं, हमारा शेड्यूल है 15 दिन का। मान लो आपके आज तो नेट का जमाना है, आपके नेट ने बोल दिया कि 13, 14, 15 को हैवी रेनफॉल है या अलर्ट है या बारिश आ सकती है, आपको भी पता है, तो आपका फर्ज है कि आप उस स्प्रे को 12 तारीख को कर दे, 2-3 दिन पहले कर दे। हम एक स्प्रे या 2 स्प्रे को बचाने के चक्कर में हम अपने बगीचों का सत्यानाश कर देते हैं। कई बार बगीचों की मैनेजमेंट तो आपके हाथ में। और एक डिजीज फैलने का एक रीजन और भी है, जहां मैंने भी अपने बगीचे में हल्की सी डिजीज है हमारे भी, उसका एक रीजन मैंने निकाला कि जो मैक्सिमम हमारे जो लेबर तबका है जो गन लेके स्प्रे करता है, वो प्रॉपर स्प्रे नहीं कर पाता है। बहुत सारे ऐसे टहने, बहुत सारे ऐसे एरिया जहां मुश्किल होता है स्प्रे करना या भूल जाना, क्योंकि लेबर एक तरह से इलिटरेट है और वो उसका बगीचा थोड़ी नहीं है, उसका तो अपनी दिहाड़ी से मतलब है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, जो आजकल का स्प्रे का टाइम है, या तो आप गन वाले के साथ रहे या गन को स्वयं उठाए, मास्क वगैरह लगा के आप खुद स्प्रे करें, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब बात आती है कि आपके पास क्या, अगर आप जानना ही चाहते हैं, आपके पास इंडोफिल बहुत अच्छा ऑप्शन है, Z78 बहुत अच्छा ऑप्शन है, मेटीराम आपके पास एक ऑप्शन है, एंट्राकॉल आपके पास एक ऑप्शन है, मगर आपको देखना पड़ेगा कि आप टारगेट किस बीमारी को कर रहे हैं। जी आप इंडोफिल को रिपीट कर सकते, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट फंगेसाइड होते हैं उसका इतना रेजिड्यू इफेक्ट नहीं होता है, ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है, उसने तो बाहर लेयर बना।
जो सिस्टमिक फंगेसाइड होती है उसका रेजिस्टेंस बिल्ड होती है। तो कोई दिक्कत नहीं कि आप मैनकोजेब डालते हो तो आप उसको स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं। जिनके बीमारी आ गई है वो 10 डेज में अपनी फंगेसाइड रिपीट कर सकते हैं। अभी 1-2 स्प्रे तो इमीडिएट आप रिपीट कर सकते हैं, अगर आप खासतौर पर अगर आप लो मिडल और मिड हाइट वाले लोग हैं, टॉप हाइट वाले लोग हैं। अगर एक बार बीमारी एंटर हो चुकी बगीचों में तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने लास्ट ईयर भी ये बात की थी, हर वीडियो में ये बात करता हूं मैं कि अगर आप आजकल सोचेंगे कि सारी बीमारियों को कंट्रोल कर दूं तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं अपने बगीचे की बात करूं, इस वक्त मेरे बगीचे में आप 1% से भी नीचे इन्फेक्शन देख सकते हैं, वो भी कहीं छूटा हुआ है स्प्रे करना, कहीं भूला हुआ है, या फिर जो हमारे पड़ोसी है उनके बगीचों से कॉर्नर में हल्का सा इन्फेक्शन आया हुआ है। आप जब लूना की बात कर रहे हैं, नेटिवो की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉबेलिन के दूसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप 3, ग्रुप 7, ग्रुप 11 की बात कर रहे हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इन्फेक्शन कितना है। अगर इन्फेक्शन आपके ज्यादा है तो आप कॉन्टैक्ट फंगेसाइड पे रहे, अदरवाइज आप सिस्टमिक फंगेसाइड पे जा सकते हैं या स्ट्रॉबेलिन ग्रुप के आप डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है स्ट्रॉबेलिन का। अब रेजिस्टेंस भी बिल्ड होने लगे। मैरीवन पे आप जा सकते हैं अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है, अगर आपके कम है इन्फेक्शन। और एक जो क्वेश्चन आ रहा था वुलियपल एफिड को लेके, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि आज भी हमारी जड़ों में भी वुलियफिड है, अभी भी ऐसा नहीं कि सारा ऊपर चला गया। तो आप उसको नीचे भी इंसेक्टिसाइड डाल के, पौधे के पास ग्रेनुअल डाल के या लिक्विड डाल के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो ऊपर की बात है, जो सकिंग पेस्ट के लिए दवाई आती है, आपका रोकर आता है, टफागोर आता है, थायोमेथोक्सोम आता है, बायर कंपनी के सोलोमोन आता है या मोमेंटो आता है, जो भी ये सारी चीजें हैं उसको आप कर सकते हैं। अगर आपके वुलियपल एफिड कम है तो स्पॉट स्प्रे पे ज्यादा फोकस करिए, जहां है पिट्ठू मशीन से वहीं करिए। अगर बहुत ज्यादा अटैक हो चुका है तो आपको पूरे ऑर्चर्ड में जाना पड़ेगा स्प्रे की ओर। क्लोरोफोरिफॉस भी आप करते हैं, मगर एक चीज का ध्यान रखें, जो भी आप इंसेक्टिसाइड आप डालेंगे उससे हमारे प्रीडेटर मरेंगे। तो जब आपके प्रीडेटर मरेंगे तो माइट का प्रकोप ज्यादा होगा। इस वक्त जो माइट है उसके लिए अगर आपके माइट की समस्या ज्यादा है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि रस्ट माइट है, 2 स्पॉटेड है, यूरोपियन रेड माइट है। अगर तो आपकी यूरोपियन रेड माइट है तो आपके कोई भी दवाई हमारी स्कोर टाइप में ऐसी दवाइयां कोई भी काम कर लेगी। मैडम रजिस्टर बहुत अच्छा काम। मगर अगर आपके 2 स्पॉटेड है तो आपको प्रॉपर जेट पे जाना पड़ेगा, आपको कनौची पे जाना पड़ेगा, आपको सेडना पे जाना पड़ेगा, आपको मिटिगेट पे जाना पड़ेगा, आपको एबासीन पे जाना पड़ेगा, एक्रीसाइड पे। अगर आपके 2 स्पॉटेड और रस्ट माइट है, और सिमोडिस पे जाना पड़ेगा, केनामाइट पे जाना पड़ेगा। ये थोड़े महंगे मॉलिक्यूल है, वो आप अपने हिसाब से देखिए। आपको इन चीजों पे फिर फोकस करना पड़ेगा। इन्फेक्शन कम है उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप डोडीन भी कर सकते हैं। आपके पास इंडोफिल प्लस स्कोर का कॉम्बिनेशन, आपके पास मेनकोजे प्लस माइक्लोबुटालिन और इंडेक्स का भी, इंडोफिल का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। एंट्राकॉल के साथ आप कॉन्टाप या वो डाल सकते हैं, या अवतार आप कर सकते हैं। और एक चीज आपने देखी होगी, जो ये हमारा नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच है, ये भी बहुत सारा है बगीचों में। हमें ये भी समझना पड़ेगा नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच क्या है। लास्ट ईयर का जो स्ट्रेस था ड्रॉटी कंडीशन का, वो अभी भी नहीं गया है। मेजॉरिटी में जो हमारा एरिया है अभी भी यहां बारिश कम है, ऊपर की परत गिल्ली है, नीचे ड्रॉट है, एकदम बगीचा स्ट्रेस में जा रहा है। तो उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। अब इसके लिए आपको एक तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो हमारे पास नहीं है, उसको हम कैसे करें। तो दूसरा, जो भी आप बायोस्टिमुलेंट वगैरह डालते हैं, स्ट्रेस, मुझे क्या प्रॉफिट मिला इस साल कि भले स्ट्रेस में था तो जो मैं अमेज एक्सेल या दूसरी चीजें डालता रहा, उसने क्या किया कि स्ट्रेस से पौधे को बाहर निकालता रहा हूं मेरे। चाहे मैंने 200-250 ml डाला, और जो केमिकल हमने मिक्स किए 2-3 तरह के 2-3 बार, तो उसमें भी हमने वो डाला, तो अगर कोई रिएक्शन होना होगा तो वो भी नहीं हुआ। और इस साल इतना अच्छा फ्रूट क्वालिटी है, साइज इतना जबरदस्त है, मैंने तो थिनिंग की है, बहुत लाजवाब है फ्रूट और साइज क्वालिटी बहुत आला दर्जे की इस साल।
मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था कि भी अगर आपने लीफ फॉल करवाया अपने बगीचों में, ना आप इथरल की स्प्रे कर पाएंगे, ना आपकी फ्रूट क्वालिटी आएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगा आप बगीचे में। इसलिए पत्ते बचाना बड़ा जरूरी था, और नेक्स्ट ईयर की क्रॉप भी डैमेज होगी। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि श्रीमान डिम्पल पांचटा जी ने हमें असामयिक पतझड़ के विषय में A to Z जानकारी दी। पतझड़ को कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें सर्दियों से ही कार्यवाही शुरू करनी होती है। यदि हम लेट सीजन में पतझड़ को रोकना चाहे तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके अलावा भी यूलिया पर एफिड और माइट पर हमें पांचटा जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिला करेगी। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।